जय हिंद साथियों, आज हम आप लोग के लिए क्लास 6 to 8 के लिए हम सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। अब देखिए, आपका सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये आपका ये चारों सब्जेक्ट्स आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आपका देखिए, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है इसमें आपका इस चारों सब्जेक्ट्स आपका क्वेश्चन शामिल किया गया है। यानी इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये चारों सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन शामिल किया गया है और आपका बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर शामिल किया गया है। तो चलिए हम इसे बनाकर देखते हैं। और आपका जो क्लास 9 to 10 का स्टूडेंट है एसएसटी का, वो भी इस वीडियो को देखेंगे। यानी जो क्लास 9 to 10 के लिए एसएसटी का तैयारी कर रहे हैं तो ये भी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन का लेवल यही आपका भी रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का कारण होता है। तो मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का मुख्य कारण है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुका रहना। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसी कारण आपका मौसम और उसके बनावट में परिवर्तन होता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन है कि लघु ज्वार भाटा पैदा होता है, यानी उत्पन्न होता है। तो लघु ज्वार भाटा ये आपका अर्ध चंद्र के समय होता है। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण होता है जब। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब आपका पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। तो जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तब आपका यानी चंद्र ग्रहण होता है। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन है कि किस ग्रह के वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये आपका बृहस्पति ग्रह का, देखिए बृहस्पति ग्रह का ये आपका यानी टाइम पीरियड है इसका, याद रखिएगा 12 वर्ष है। कितना है? 12 वर्ष है। और आपको देखिए बुध का आपको पता होना चाहिए कितना है। तो बुध का आपका 88 दिन है। 88 दिन में एक चक्कर लगाते हैं सूर्य का। और पृथ्वी ये आपका 365 दिन है। 365 दिन में यानी सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं। तो सबसे अधिक समय किसको लगता है? तो बृहस्पति ग्रह को लगता है। इसे आप याद रखेंगे। और सबसे कम समय किसको लगता है? तो बुध ग्रह को लगता है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे क्रस्ट कहते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो क्रस्ट में आपका यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका है कि एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होता है। तो एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होता है। ऑप्शन डी होगा दोमट और खादी मिट्टी। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? तो ये आपका है कपास के लिए। कपास के लिए आपका काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है। अब देखिए, कपास यानी काली मिट्टी को इसीलिए कपासी मिट्टी कहते हैं और काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि समुच्च रेखा है। समुच्च रेखा है। ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को खींची गई रेखा। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि ड्रोन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ड्रोन रेखा ऐसे आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। लेकिन आपके एग्जाम में यदि ये आपका यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऑप्शन न हो तब आपका भारत और अफगानिस्तान भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब आपका ऑप्शन में यदि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ना हो तो आंसर भारत और अफगानिस्तान भी हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रोन रेखा आपका भारत और अफगानिस्तान के भी बीच है। ऑप्शन आपका ऐसे बी होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये आपका मास्को का खाड़ी। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य कौन है? यानी सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? तो ये आपका है गुजरात। आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? ये आपका गुजरात है। लेकिन आपके इस ऑप्शन में गुजरात नहीं है तो हम क्या करेंगे? गुजरात नहीं है तो आपको ये पहला स्थान जो गुजरात है, दूसरा स्थान देखिए कौन है? तो दूसरा स्थान पर तमिलनाडु है। दूसरा स्थान पर
तमिलनाडु है तो आपका तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका गुजरात नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि दक्कन दर्रा किनके मध्य स्थित है? ये आपका दक्षिणी और मध्य अंडमान के बीच है, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये आपका उड़ीसा है, यानी लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन है कि एक भूकंप का भूकंपी केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ये आपका होता है यानी पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र के नीचे, यानी ईपी सेंटर के अंदर होता है, यानी ईपी सेंटर के नीचे होता है। पृथ्वी पर ईपी सेंटर का होता है, ये इसके नीचे होता है आपका भूकंप केंद्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 15 है। क्वेश्चन का 15 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? कौन सा अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कुहासा पड़ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन है कि पार्थिव विकिरण वायुमंडल को कितना प्रतिशत गर्म कर देती है? तो ये आपका लगभग 80% गर्म करती है, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को किस कारण से यानी छोड़ देता है, यानी पत्ते किस कारण से वो गिरा देती है? तो आर्द्रता की कमी के कारण, ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो रानीगंज कोयला क्षेत्र ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टि कारक में परिवर्तित होना किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है यानी ये आपका हो जाएगा अपघटकों द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन का 20 है। क्वेश्चन है कि लैटराइट मिट्टी बनती है किसके कारण? यानी लैटराइट मिट्टी किसके कारण बनती है? तो ये अपक्षयन के कारण बनती है, ऑप्शन आपका बी होगा। यानी लैटराइट मिट्टी का निर्माण अपक्षयन क्रिया के द्वारा होता है, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है? ये आपका उष्णकटिबंधीय मरु क्षेत्र में। कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय मरु क्षेत्र में सबसे गर्म स्थान पाया जाता है, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्ष मध्य अक्षांशों वनों में पैदा होता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्ष मध्य अक्षांशों वनों में पैदा होते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका 22 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, शंकुधारी और पतझड़ वन, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन करा है कि मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें किसके निम्नीकरण को रोकना चाहिए? तो वायु के निम्नीकरण को रोकना चाहिए, जल को रोकना चाहिए, भूमि को रोकना चाहिए, ऑप्शन आपका डी हुआ उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को क्या कहता है? तो इसे भाभर या तराई कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि दक्कन पठार बना है किससे? तो ये बेसाल्ट चट्टान से बना है, ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 26 है। देखिए आपका यहाँ से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट है। अभी जो हम लोग बना रहे थे ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, अब आपका यानी 26 से हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन आपका 26 है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जाकत नामक सीमा शुल्क लगाया गया था? तो ये लगाया था आपका औरंगजेब ने, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि जब प्लासी के युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला के साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव का दिन अंग्रेजों से जा मिला था? तो ये था आपका मीर जाफ़र। देखिए मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति था, जो यानी प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव से मिलकर यानी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय करवा दिया था। ये आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है।
क्वेश्चन है कि अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दोगुना भत्ता दिया गया था, यानी किसके द्वारा दोगुना भत्ता दिया गया था? तो ये था आपका मीर जाफर, ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि उसने कई धर्मों, जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को सुसंगठित किया और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि पांडुचेरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पांडुचेरी मार्टिन के द्वारा स्थापित किया था। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा का संपादक किसे माना जाता है? तो भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 के प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? ऑप्शन आपका ए होगा, दस्तक क्या गया था? दस्तक कहा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर कहलाता था, ये खिरज कहलाता था। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अहमद शाह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत जीतने का प्रयास किया था। ऑप्शन आपका ये होगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ हुई थी? तो आपका डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन आपका बी होगा। तो भारत में प्रथम बार यानी रेल और तार सेवा शुरू किया था डलहौजी ने। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, इसीलिए लॉर्ड रिपन को यानी स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल के नामक एक नई पार्टी का स्थापना की थी? तो ये आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से यानी स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। इसका आंसर आपका सी और डी दोनों होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका है कि समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? कि आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो ये था आपका भारत। यानी द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1945 में समाप्त हुआ और 1947 में भारत आज़ाद हुए थे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा भारत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो ये था आपका बंगाल के छात्र। देखिए आपका स्वदेशी आंदोलन ये आपका बंगाल में हुआ था। तो क्यों हुआ था? तो ये आपका यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें आपका विदेशी कपड़ा को जलाया गया था। तो इसे यानी स्वदेशी आंदोलन आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध ही हुआ था। अब देखिए बंगाल विभाजन किसने किया था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो इसे भी याद रखिएगा, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो उसी के विरोध में आपका यानी स्वदेशी आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि गांधी जी के राष्ट्रवाद की धारणा निम्नलिखित में से किसकी ओर थी? ये आम जनता की ओर थी।
ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया था? तो 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया था, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने प्रथम बार 1940 में यानी अलग पाकिस्तान की मांग की थी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। अब देखिए आपका ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, यानी आपका यहाँ से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट है। यानी आपका अभी तक देखिए यानी आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया और आपका यहाँ से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट है, उसके बाद आपका पॉलिटी का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम आपका क्वेश्चन है 48 कि व्यापार अधिशेष का अर्थ किनके बीच का अंतर होता है? तो व्यापार अधिशेष आपका ये निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है। अब देखिए निर्यात किसे कहते हैं? तो जब कोई देश किसी वस्तु को दूसरे देश में बेचते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं। जब कोई देश किसी वस्तु को दूसरे देश में बेचते हैं उसको निर्यात कहते हैं, और जब कोई देश किसी दूसरे देश से किसी वस्तु को लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। अब देखिए किसी भी देश को निर्यात करने से अधिक फायदा होता है, क्योंकि हम जब निर्यात करते हैं तो किसी वस्तु को हम दूसरे देश में बेचते हैं, उससे हमें क्या मिलते हैं? डॉलर मिलते हैं, पैसा मिलता है। तो उससे क्या होता है? यानी देश का अर्थव्यवस्था आगे बढ़ता है। तो निर्यात आपका देश के लिए फ़ायदा होता है, फ़ायदा करता है, जबकि आयात भी सही है, लेकिन आयात से आपका थोड़ा सा देश का लॉस है। तो आपका हर देश चाहता है कि मेरा निर्यात अधिक हो और आयात कम हो। तो जब आपका निर्यात अधिक होता है आयात से, तब उसको हम बोलते हैं व्यापार अधिशेष। क्या बोलते हैं? व्यापार अधिशेष। जब आपका निर्यात, ध्यान दीजिए, किसी देश का निर्यात आयात से क्या हो? अधिक हो, तब हम उसको बोलते हैं व्यापार अधिशेष बोलते हैं। और जब आपका यानी जब आपका निर्यात क्या हो? आयात से कम हो, यानी आपका आयात अधिक हो निर्यात से। जब आपका आयात क्या हो? निर्यात से अधिक हो, तो उसे हम कहते हैं व्यापार घाटा। तो उसमें व्यापार घाटा होता है, क्योंकि यानी आपका आयात अधिक है, यानी दूसरे देश से वस्तु का आप ज़्यादा खरीदते हैं, आपका वस्तु ज़्यादा कम बिकता है, इसलिए आपका क्या है? घाटा में है। तो इसी के लिए बोलते हैं जब आपका आयात अधिक हो निर्यात से, तब हम क्या बोलते हैं? उसको व्यापार घाटा बोलते हैं। और जब आपका निर्यात आयात से अधिक हो, तब आपका उसको हम क्या बोलते हैं? व्यापार अधिशेष बोलते हैं। तो आपका क्या होगा आंसर? ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक पैरामीटर नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर होता है आपका यानी आयु संभाविता। इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम जीवन प्रत्याशा। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। ठीक। फिर आपका है शिशु मृत्यु दर, ये भी होता है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ये भी देखा जाता है। लेकिन आपका इन मानव विकास सूचकांक में सामाजिक असमानता को शामिल नहीं करते हैं। इन आपका ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब देखिए जो मानव विकास सूचकांक है वो कौन जारी करता है? तो ये आपका UNDP जारी करता है। याद रखिएगा, UNDP जारी करता है। तो ये भी आपका आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का सबसे बड़ा संघटक है? यानी GDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे अधिक GDP में तृतीय क्षेत्र का योगदान है, यानी सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। उसके बाद आपका दूसरे स्थान पर आपका आता है द्वितीयक क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र, और सबसे लास्ट में आता है आपका यानी प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र। तो भारत के GDP में कृषि का सबसे कम योगदान है। सबसे अधिक आपका योगदान सेवा क्षेत्र का, ये लगभग 60% का आसपास आपका योगदान है। किसका? सेवा क्षेत्र का। इसे आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की एक बंद अर्थव्यवस्था है? अब देखिए कह रहा है किस देश का अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है? ये आपका उत्तरी कोरिया का है। अब देखिए, अब एक चीज़ आपको जानना होगा कि आखिर बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और ओपन अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब देखिए जो देश किसी देश से दूसरे देश से न तो वो आयात करता है और न ही वो दूसरे देश से
निर्यात करता है तो उस देश को हम बोलते क्या है, उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। तो उत्तर कोरिया जो है वो किसी देश से आयात निर्यात नहीं करता, यानी व्यापार नहीं करता है, इसीलिए उत्तर कोरिया का अर्थव्यवस्था कैसे है, तो बंद अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा का सभी देश का अर्थव्यवस्था कैसे है, तो ओपन अर्थव्यवस्था है। अभी आपका मैक्सिमम देश का इकोनॉमी कैसे है, तो ओपन इकोनॉमी है, क्योंकि देखिए ओपन अर्थव्यवस्था में ये होता है कि आप किसी यानी क्या करते हैं, दूसरे देश से आपका आयात निर्यात करते हैं, यानी वस्तु को बेचते हैं और वस्तु को खरीदते हैं। मतलब किसी को कोई चीज़ कमी है, देखिए जैसे इंडिया को ऑयल की कमी है, पेट्रोल की कमी है, तो वो दूसरे देश से खरीदता है। मेरे पास क्या है, चावल अधिक है, गेहूँ अधिक है, तो हम दूसरे देश को बेचते हैं। तो जहाँ जैसे ऑयल ज़्यादा है तो उसके बाद चावल गेहूँ नहीं है तो उसको हम चावल बेचते हैं, उससे ऑयल लेते हैं। तो आयात निर्यात नहीं होगा तो आपका यानी पूरा विश्व नहीं चलेगा, पूरा वर्ल्ड नहीं चलेगा। इसलिए आपका यानी सभी देश का आपका लगभग अभी क्या है, तो ओपन इकोनॉमी है, यानी ओपन अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन 52 है कि निम्नलिखित में से कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है। कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है, तो ऑप्शन ए है जनसंख्या वृद्धि के उच्च दर। अब देखिए विकासशील देश में आपका जनसंख्या वृद्धि दर उच्च रहता ही है, ये तो है। बी है पूंजी निर्माण की उच्च दर, ये नहीं है। देखिए पूंजी निर्माण का उच्च दर किस में होता है, तो ये आपका विकसित देश में होता है। विकसित देश में आपका होता है पूंजी निर्माण का उच्च दर। तो आपका देखिए करा विकासशील देश का घटक नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा पूंजी निर्माण का उच्च दर, क्योंकि ये आपका विकसित देश का है, विकासशील देश का नहीं है। इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन 53 है कि एक देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी यदि, किसी देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगी यदि क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। अब देखिए कृषि उत्पादन में वृद्धि होगा तो स्वाभाविक है जीडीपी बढ़ेंगे, जब जीडीपी बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेंगे। ऐसे आपका एनएनपी को राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम एनएनपी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। आपको आगे बताएंगे हम कि आखिर जीडीपी क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन कर रहा है कि सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा आर्थिक सहायता क्यों दी जाती है, क्योंकि देखिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि आवश्यक उत्पादकों को निर्धन लोगों के उपलब्ध कराने के लिए, अन्यथा यदि उनके मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तो वे लोग उनका मूल्य नहीं चुका पाते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए आर्थिक सहायता सरकार क्यों देती है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उस वस्तु को वो नहीं खरीद पाएंगे, इसीलिए सरकार उसे सहायता करते हैं। ऑप्शन डी होगा। 55 है। क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए हो जाएगा युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था को हुई हानि को पूरा करना, ये आपका मुख्य उद्देश्य था। और याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपका हेमर डोमर मॉडल पर आधारित था। हेमर डोमर मॉडल पर आधारित था। एक सेकेंड, हेमर डोमर मॉडल पर आधारित था। और याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे था आपका कृषि का विकास करना, कृषि क्षेत्र में विकास करना। जैसे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन का आपका कि किसके द्वारा 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। तो ये आपका आरबीआई करते हैं, यानी भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं आरबीआई। तो याद रखिएगा भारत में जब आपका नोट जारी करने का शक्ति किसे प्राप्त है, तो आरबीआई को प्राप्त है। लेकिन यहाँ कहा गया आपका 1 रुपये के सिक्के 1 रुपये के नोट को छोड़कर, क्यों, क्योंकि 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। याद रखिएगा 1 रुपये के सिक्के कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। जबकि उसके अलावा जितने भी सिक्के जितने भी पैसे हैं उसको कौन जारी करता है, तो ये आपका आरबीआई जारी करता है। तो याद रखिएगा। अब याद रखिए कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो आरबीआई का स्थापना आपका 1 अप्रैल, याद रखिए 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। याद रखिए इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और एक चीज़ और याद रखिए कि आरबीआई के मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, इसे भी याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। एक चीज़ और बताइए अभी कि आरबीआई का गवर्नर कौन है। अभी वर्तमान में भारत का आरबीआई का गवर्नर कौन है, रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, तो याद रखिए शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास है। तो याद रखिए आरबीआई का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि बचत मुद्रा आय वह भाग है जो,
बचत मुद्रा आय वह भाग है जो क्या होगा, आपका ऑप्शन सी होगा कि लोगों के पास उनकी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के बाद बच जाता है। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा निवल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। अभी आपको हम बताए थे कि निवल राष्ट्रीय आय यानी एनएनपी, याद रखिए एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, याद रखिएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो आपका देखिए, आपको पता होना चाहिए प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं हम राष्ट्रीय आय बटे क्या होता है, कुल जनसंख्या। याद रखिए प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला होता है आपका राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अब देखिए राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, लेकिन आपका ऑप्शन ए में क्या लिखा है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, तो एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो एनएनपी में जब आप कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, आपका प्रति व्यक्ति आय आएगा। ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए आपका इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको याद नहीं करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे याद नहीं करना पड़ता है। यदि किसी स्टूडेंट को आता है तो बहुत अच्छे से आता है क्योंकि ये समझने वाला है, यदि नहीं आता है तो उसको पूरा नहीं आता है, सफाई नहीं आता है। ऐसा सब्जेक्ट ही है क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स में किसी चीज़ को आप रट नहीं सकते हैं, सभी शब्द यानी सभी वर्ड आपका इसमें समझने वाला है। तो इकोनॉमिक्स मुझे सबसे बेटर लगता है। आपका आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट है उसमें मुझे इकोनॉमिक्स ही सबसे बेटर लगता है, उसके बाद आपका पॉलिटी लगता है, लेकिन इकोनॉमिक्स सबसे बेटर लगता है क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको याद करना पड़े। एक बार यदि आप इकोनॉमिक्स को समझ गए हैं तो कभी इसको नहीं भूल सकते हैं। जैसे आपका मैथ है, साइंस है, उसी तरह से आपका इकोनॉमिक्स भी है। तो इकोनॉमिक्स में आपको कुछ रटना नहीं पड़ता है, इसमें आपका बहुत ही यानी आपका कंसेप्चुअल होता है। आपको कंसेप्ट यदि एक बार आपको पता हो जाता है या आप कभी भूलेंगे नहीं, इसमें आपका रटने का कोई चीज़ें नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होता है। तो मिश्रित कृषि का अर्थ ये होता है कि एक ही खेत में कई प्रकार के फसलों का उगाना। एक ही खेत में कई प्रकार के फसलों को उगाना क्या है, मिश्रित कृषि। नाम ही है, देखो नाम से ही क्लियर है, मिश्रित कृषि। तो एक ही खेत में कई प्रकार के फसलों को उगाने को हम क्या कहते हैं, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि वह कर जो वस्तुएं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है। अब देखिए क्या है, कर वह कर जो वस्तुएं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है। अब है बिक्री कर, तो भाई बिक्री कर जब बढ़ाएंगे तो उससे प्रभाव पड़ेगा। सीमा शुल्क बढ़ाएंगे तो आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा। चुंगी कर बढ़ाएंगे तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आयकर, इनकम टैक्स, आयकर बढ़ाएंगे, आयकर जो आपको बढ़ाएंगे तो इससे आपका यानी किसी वस्तु के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि जब श्रम की सीमांत उत्पादकता व्यापक रेंज में शून्य या ऋणात्मक होती है तो वह स्थिति होती है। अब देखिए सीमांत उत्पादकता किसको कहते हैं। अब एक चीज़ समझिए, एक एग्जाम्पल से आप समझिए। अब देखिए कोई काम है, ठीक है, कोई वर्क है, उसको देखिए 4 आदमी भी उसको कर सकता है, इसको आराम से 4 आदमी कर सकता है। लेकिन उसी काम को ध्यान दीजिए, इसी काम में आपका 10 व्यक्ति लगा हुआ है। क्या है, 10 व्यक्ति लगा हुआ है। तो इसमें जो आपका 6 व्यक्ति है तो ये क्या आपका फालतू में काम कर रहा है, लेकिन 6 व्यक्ति का कोई उत्पादकता नहीं है। एक काम को 4 व्यक्ति ही कर सकता है, लेकिन इसमें 10 व्यक्ति लगा हुआ है। तो उसी केस को हम क्या कहते हैं, उसी केस को हम कहते हैं परछन बेरोजगारी। क्या कहते हैं, उस केस को हम परछन बेरोजगारी कहते हैं। ये आपका खास कर किस में होता है, ये आपका कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब सोचिए, देखिए ना, आप जब ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं आपका कि घर में यदि 10 व्यक्ति है, ठीक है, उसके घर में यदि 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति एक ही खेत को काट रहा है, धान, एक ही खेत में धान को काट रहा है 10 व्यक्ति, जबकि उसको अकेले भी काट सकता है या 2 व्यक्ति काट सकता है आराम से। लेकिन 10 व्यक्ति बैठा हुआ था, क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। तो इसमें देखिए 10 व्यक्ति भले काम कर रहा है, लेकिन उस काम को 2 व्यक्ति ही कर सकता था। तो 8 व्यक्ति जो है आपका फालतू में लगा हुआ है, तो उसको यानी इसका आपका प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, 0 है लगभग। तो यही आपका क्वेश्चन कहा गया है। तो ये आपका यानी आपका परछन बेरोजगारी आपका ये कृषि क्षेत्र में ही देखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन आपका कि अंत्योदय योजना किसके लिए है। तो आपका अंत्योदय योजना ये आपका निर्धनों में से निर्धनतम की सहायता के लिए है। ऑप्शन आपका बी होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक मूल्य सूचकांक का उद्देश्य इसमें आए परिवर्तन को मापना है। यानी एक मूल्य सूचकांक, कोई भी मूल्य सूचकांक का यानी मेन मकसद क्या होता है, मूल्य सूचकांक का मेन मकसद क्या होता है। तो आपका जगह ऑप्शन इसमें जगह आपका ऑप्शन उत्पादकता की क्षमता, आपका ऑप्शन सी होना चाहिए मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति यानी मुद्रा की क्रय शक्ति जानने के लिए यानी मूल्य सूचकांक को जारी करते हैं, आपका ऑप्शन सी होगा। अब देखिए क्रय शक्ति किसे कहते हैं, अब ध्यान दीजिए क्रय शक्ति किसे कहते हैं। तो आप देखिए किसी वस्तु, ध्यान दीजिए अभी आप कोई वस्तु को खरीद रहे हैं, ठीक है, अभी आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो मान लीजिए वो 50 रुपये में दे रहा है, ठीक। अब देखिए यही वस्तु आप सोचिए कि 20 साल पहले इसी वस्तु का दाम 20 साल पहले कितना होगा, 20 साल पहले कितना होगा, इसी वस्तु का 20 साल पहले दाम कितना होगा। तो हो सकता है आपका इसी का 20 साल पहले 10 रुपये दाम हो, 10 रुपया हो। तो अब देखिए पहले था 10 रुपया लेकिन अभी हो गया कितना, 50 रुपया। तब एक चीज़ बताइए, मुद्रा का वैल्यू यानी क्रय शक्ति बढ़ा या घटा है। तो क्रय शक्ति हम कहेंगे घट गया है, बढ़ा नहीं है, घट गया है, बढ़ा नहीं है, क्योंकि इसी वस्तु को हम पहले 10 रुपया में ही खरीदे थे, अब इसी वस्तु को हम खरीदने में कितना लगता है, 50 रुपया लगता है। यानी मुद्रा का वैल्यू क्या हुआ, घट गया है, बढ़ा नहीं है। तो यही आपका मूल्य सूचकांक से हम यानी मुद्रा की क्रय शक्ति को मापते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम बचत किसके द्वारा दर्ज की गई है, यानी सबसे अधिक बचत इसमें किस क्षेत्र में होता है। तो सब आपका जगह ऑप्शन डी पारिवारिक क्षेत्र, ऑप्शन डी होगा यानी घरेलू क्षेत्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का श्रेष्ठतम उपाय क्या होगा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर मुद्रास्फीति होता क्या है, तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा आपका ये हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटी नहीं है, आप रट लीजिए। ये आपका क्वेश्चन हिस्ट्री का नहीं है कि आप उसे रट लीजिए, आप याद कर लीजिए, हो गया। अब यदि एक बार समझ जाते हैं कि आखिर मुद्रास्फीति क्या होता है, अब इसको नियंत्रित कैसे करेंगे, तो यदि आप मुद्रास्फीति समझ जाएंगे तो उसको नियंत्रित करने का उपाय आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको मुद्रास्फीति समझना होगा, आखिर मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि मुद्रास्फीति कहने का अर्थ ये हुआ महंगाई। मुद्रास्फीति यदि कोई कार्य बढ़ गया है तो इसका मतलब महंगाई बढ़ गया। क्या हुआ, महंगाई बढ़ गया। अब देखिए महंगाई कब बढ़ता है, अब महंगाई कब बढ़ता है तो आप देखे होंगे कि वस्तु का क्या होता है, मूल्य बढ़ जाता है। जो वस्तु पहले मान लीजिए 50 रुपये में दे रहा था वो अभी 80 में देगा, 60 में देगा, तो महंगाई, उसको क्या होता है, महंगाई हो गया। तो महंगाई कब बढ़ता है, जब आपका देखिए किसी वस्तु का देखिए आपका डिमांड क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। जब डिमांड ज़्यादा हो लेकिन इसका प्रोडक्शन क्या हो, कम हो, प्रोडक्शन क्या हो, कम हो, यानी डिमांड ज़्यादा है लेकिन इसका प्रोडक्शन क्या है, कम है, यानी उसका उत्पादन कम होता है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होता है, वो चीज़ महंगा हो जाता है। आप सोचिए ना, अब एक चीज़ सोचिए कि आपका ये वस्तु आपका है कि पूरे मार्केट में एक ही दुकान में मिलता है, ठीक है, एक ही दुकान में मिलता है। अब दुकानदार जो दाम कहेगा वही आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको ज़रूरत है। खरीदने वाला बहुत ज़्यादा है लेकिन बेचने वाला बहुत कम है। तो इस केस में क्या होता है, आपका महंगा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो यही होता है आपका, जब आपका डिमांड क्या हो, बढ़ जाए और लेकिन आपूर्ति क्या हो, कम हो, प्रोडक्शन मतलब आपूर्ति क्या हो, कम हो, तो उस केस में आपका क्या होता है, मुद्रास्फीति हो जाती है, महंगाई बढ़ जाते हैं। अब देखिए, तो अब महंगाई बढ़ जाते है, उसको दूर कैसे करेंगे। तो एक तरीका ये है कि ये करो आप क्या कि आप डिमांड को कम कर दो। तो डिमांड को कम कर नहीं सकते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को हम बढ़ा देंगे, यानी आपूर्ति को बढ़ा देंगे। अब चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि सभी स्तर पर उत्पादन बढ़ाना। तो जब भी आप समझ गए एक बार कि मुद्रास्फीति क्या होता है तो उसके बाद आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं आपका इकोनॉमिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, वो समझने वाला सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आता है इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन आपका है कि सुदीर्घकालिक गतिहीनता का तात्पर्य क्या है। सुदीर्घकालिक गतिहीनता का तात्पर्य क्या है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमिक अवधि में समवृद्धि की सीमांत दर में कमी, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन आपका है कि सीमांत उपयोगिता जिसे एक उपभोक्ता वस्तु से प्राप्त करता है। अब देखिए, ये आपका यानी परिभाषा ही पूछ लिया गया है आपसे, यहाँ पर परिभाषा ही पूछ लिया गया है। सीमांत उपयोगिता यानी सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। तो आपका देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, जब एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदता है तो उसकी कुल
उपयोगिता में आया परिवर्तन होता है। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन आपका है कि अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इसीलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए कि यह होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, एक चीज़ देखिए, दूध और चाय दोनों क्या आपका रिलेटिव है, दूध और चाय। एक चीज़ बताइए, यदि दूध का मूल्य बढ़ जाए, ध्यान दीजिए, यदि दूध का मूल्य बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक है कि चाय का भी मूल्य बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो चाय बनता है वो दूध से ही बनता है, दूध से ही चाय बनता है ना। तो आपका यदि दूध का यदि मूल्य बढ़ जाए तो चाय का भी मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही क्वेश्चन कर रहा है आपका कि दूध और चाय स्थानापन्न वस्तुएं हैं, तो इसलिए कह रहा है कि यदि दूध के मूल्य में वृद्धि होगा तो हमें क्या आशा करना चाहिए, हमें क्या आशा करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। यह आपका आशा करना चाहिए कि आपका यानी चाय का भी आपका मूल्य में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। तो आपका देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि चाय के मांग वक्र में एक ऊपर की ओर खिंचाव होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 69 है। क्वेश्चन है कि सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग, सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग क्या हो, मांग पूर्ण लोच हो, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य है इसके हुए परिवर्तन को मापना। तो आपका जगह ऑप्शन सी, रुपये की खरीद शक्ति यानी रुपये की क्रय शक्ति को मापना होता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी मूल्य सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो रुपये की क्रय शक्ति को मापना होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। तो ये आपका फ्रांस में नहीं है, फ्रांस में आपका पूंजीवादी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन आपका है कि हरित अभिसूचक यानी हरित इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया, हरित इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व बैंक का पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग्य विभाग द्वारा, ऑप्शन आपका ए होगा। तो ये सब आपका याद करने वाला है, तो याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन आपका है, अब देखिए यहाँ से आपका पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपका पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है, बिल्कुल सही है। आपका देखिए राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। और देखिए आपका राज्यसभा क्या है, ये आपका एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा आपका एक अस्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। और राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं, याद रखिएगा, राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकती है। तो सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय आपका यानी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुशंसा पर करती है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि धन अनुदान के लिए यानी ये समझ लिया आपका धन विधेयक के लिए आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक आपका राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। तो धन अनुदान के लिए यानी धन विधेयक के लिए आपको राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति आवश्यक है, उसके बाद ही आप धन विधेयक को आप यानी लोकसभा में पेश कर सकते हैं। तो ये भी याद रखिए, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं, केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं, ऑप्शन आपका ए होगा। और धन विधेयक का उल्लेख आपका अनुच्छेद 110 में दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब, अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिला है, तो अनुच्छेद 123 के तहत मिला है। अब कह रहा है राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है, तो जब आपका संसद का सत्र चालू नहीं रहता है, जब आपका संसद का सत्र चालू नहीं रहता है तब राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन 77 है कि एक राज्य की विधानसभा
और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? तो जिस तरह से आपका ध्यान रखिए, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। इसी तरह से आपका राज्य में विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता यानी विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो याद रखिएगा, या विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता यानी विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है, इसके लिए विधि का निर्माण कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको पता होगा दिल्ली क्या है? तो दिल्ली आपका एक संघ शासित प्रदेश यानी आपका क्या यूटी है। ये आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। लेकिन दिल्ली में आप देखेंगे कि वहाँ पर मुख्यमंत्री है, केजरीवाल वहाँ का मुख्यमंत्री है, यानी वहाँ पर विधायिका है, वहाँ कानून बनाने के लिए विधायिका है। लेकिन आपका ऐसे और भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधायिका नहीं है। जैसे आपका यानी एक चंडीगढ़ हो गया, तो चंडीगढ़ में आपका यहाँ पर कोई विधायिका नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी तो कानून होगा, वहाँ भी तो कानून बनता होगा। तो ये कानून कौन बनाता है? तो ये कानून आपका संसद बनाता है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर आपका यानी संघ राज्य क्षेत्र है तो वहाँ पर कानून कौन बनाता है? तो ये आपका संसद बनाता है। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? तो ये आपका करता है राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से। तो कहीं पर राज्यपाल होता है, कहीं उपराज्यपाल होता है, कहीं पर प्रशासक होता है। तो ये आपका यानी सब केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग है। तो सभी आपका यानी सभी प्रशासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति के थ्रू ही शासन होता है, यानी प्रशासक वहाँ पर होता है। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 80 है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है जब, यानी राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कब होता है? तो जब दोनों सदनों के बीच क्या हो? असहमति हो। मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जिस पर दोनों सदन क्या है? असहमति है दोनों सदन में, तो उस केस में यानी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्ष कौन करता है? तो आपका अध्यक्षता करता है, याद रखिएगा, लोकसभा का स्पीकर। तो लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करता है। तो ये था आपका 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग को कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए, आपको इसी तरह से आपको हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और आपका क्लास 9 to 10 का भी आपको जल्द ही प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, साइंस, मैथ और सोशल साइंस तीनों का। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग तब तक इस वीडियो को आप देखिए और इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।